नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैंसरी क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ ये सोपाटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि b के किस मान के लिए आसामिका b² + 8b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9b + 14 सत्य होगा। आपको करना क्या है, आपको ऑप्शन से ही ये आपको चेक करना है कि आपकी कौन सी वैल्यूज़ ऑप्शन की आसामिका को सेटिस्फाई कर रही हैं। जो वैल्यूज़ आपकी आसामिका को सेटिस्फाई कर जाएंगी वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपनी आसामिका को लिख लेंगे b² + 8b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9b + 14। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि b इक्वल्स टू -5 पुट कराना है पहले, फिर उसके बाद आपको b इक्वल्स टू 4 पुट कराना है। ठीक है, ये आसामिका है आपकी, इसमें आप -5 को पुट करिए +8 इंटू -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 इंटू -5 प्लस आपका 14 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा आपका 25 होगा, 8 पंचा 40 होगा और ये 9 पन्ना 45 माइनस का 45 प्लस यहाँ पर 14 होगा। यहाँ पर -15 बचेगा और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 31 आएगा। ठीक है, पहली बार में पुट कराने पर आपका ये आया। अब आप b इक्वल्स टू 4 पुट कराइए इसी आसामिका में, 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 इंटू 4 प्लस आपका यहाँ पर 14 होगा। यहाँ पर क्या होगा 16 होगा, 8 चौका 32 होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 चौका 36 होगा प्लस आपका यहाँ पर 14 होगा। ये क्या होगा 6 और 2 8, 3 और 1 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 और 4 40 और 10 50। ठीक, अब आप लोग बताइए क्या आपका ये सत्य है? ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज आपका 48 लेस देन होता है 50 से, ना कि आपका ग्रेटर देन। इसीलिए आपका 4 जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और आपका जो है कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? बिकॉज आपका 4 जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आप सेकेंड ऑप्शन पर जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन पर आपका क्या दिया गया है, पहले आप b इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे आसामिका में, फिर आप b इक्वल्स टू -4 पुट करेंगे। ठीक है, ये आपकी आसामिका है b² + 8b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9b, ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9b प्लस आपका 14। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि b इक्वल्स टू 5 को पुट करेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 इंटू 5 प्लस आपका यहाँ पर क्या आएगा 14 होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 25 होगा और 8 पंचे 40 होगा और 9 पन्ना 45 होगा प्लस आपका ये 14 दिया गया है, ये 14 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कितना होगा 65 हो जाएगा और ये कितना होगा आपका 69 होगा। ठीक है, 59 होगा ये आपका। ठीक, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि क्या ये आपका सत्य आया है? बिल्कुल सत्य आया है, बिकॉज आपका 65 बड़ा होता है 59 से। ठीक है, क्या होता है 65 आपका 59 से बड़ा होता है, तो ये आपका सही है। ठीक, अब आप क्या करेंगे -4 पुट करा के देखेंगे इसी आसामिका में, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 8 इंटू -4 का, ठीक है -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा 9 इंटू -4 प्लस आपका यहाँ पर 14 होगा। ठीक है 14, फिर यहाँ पर क्या होगा 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पर माइनस का 32 होगा, 8 चौका 32 होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 चौका 36 होगा प्लस यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 16 - 32 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -36 प्लस आपका यहाँ पर 14 होगा, माइनस का 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का यहाँ पर क्या होगा 6 में से 2 गया 2 बचा और 3 में से 2 गया 2 बचा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ये भी सत्य आया है, बिकॉज आपका माइनस जो 16 होता है वो आपका बड़ा होता है -22 से, इसीलिए आपका जो है सेकंड जो आपका है b इक्वल्स टू -4 पुट कराने पर आसामिका आपका जो है सत्य है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा, बिकॉज आपका ये दोनों वैल्यूज आपकी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि संलग्न चित्र में यदि AB + AC आपको दिया गया है, संलग्न चित्र में AB + AC आपका है 5AD तथा AC - AD इक्वल्स टू 8 है, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल है। आपको बताना है कि आपका जो संलग्न चित्र है, हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि संलग्न चित्र कहाँ है, तो आपको एग्जाम में डायग्राम दिया गया था, मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ये आपको डायग्राम यहाँ पर दिया गया था आयत का, एक यहाँ पर विकर्ण भी खींचा गया था। ठीक, और यहाँ पर A है, यहाँ पर B और यहाँ पर C और यहाँ पर D है। ठीक, अब आपको ये जो ABCD आयत दिख रहा है ना, इसी ABCD आयत का क्षेत्रफल बताना है। आप लोगों को पता होगा कि
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर आप लोग कहते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, यही होता है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई क्या है आपकी, ये रही ए बी, चौड़ाई क्या है आपकी बी सी। तो एक काम करते हैं कि लंबाई को हम लोग स्मॉल ए मान लेते हैं और चौड़ाई को जो है हम लोग स्मॉल बी मान लेते हैं, और ये जो विकर्ण है इसको स्मॉल सी मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। यहाँ पर आप लोग जो है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका विकर्ण है। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब आप लोगों को क्या दिया गया है कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 5AD, यही दिया गया था। तो आप लोगों ने ए बी क्या माना है, स्मॉल ए माना है, ए सी क्या माना है, ए सी यानी कि ये आपने सी माना है, इक्वल्स टू 5AD क्या माना है आपने, ए डी यानी कि ये वाला आपने स्मॉल बी माना है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है, जो आपका सेकेंड इक्वेशन दिया है कि ए सी माइनस ए डी इक्वल्स टू 8, ये दिया गया है। ए सी आपने क्या माना है, स्मॉल सी माना है, ए डी आपने क्या माना है, ए डी आपने माना है स्मॉल बी इक्वल्स टू 8 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आपको करना क्या है कि आपका जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, आपको ये दिख रहा है कि फर्स्ट वाला इक्वेशन हमें दिया गया है ए प्लस सी इक्वल्स टू 5B। मैंने इस इक्वेशन को क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर देखो ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। ये चीज़ आपको पता होगा कि जब कभी भी हमें दो राशियाँ निकालनी होती हैं तो हमें इक्वेशन जो है ऐसी चाहिए पड़ती हैं जिसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने सी लिखा, सी इक्वल्स टू 5B माइनस का हम ए लिख सकते हैं कि नहीं। फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर कर देना है। क्यों करना है स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर देखो सी स्क्वायर दिया गया है, ताकि मैं सी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकूँ, और यहाँ पर ए और बी पहले से हैं तो मैं सॉल्व कर सकूँ और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ, इसीलिए मैं इतना कर रही हूँ। समझ रहे हैं आप लोग। आप लोग को क्या करना है, ये जो दिया गया है सी इक्वल्स टू 5B माइनस ए का स्क्वायर करना है। मैं यहाँ पर कर देती हूँ सी इक्वल्स टू 5B माइनस ए, इसका आपको स्क्वायर करना है तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सी स्क्वायर को अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ पर क्या होगा 25B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 10AB, यही होगा ना। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 25B स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 10AB, यही होगा ना। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का बी स्क्वायर 24B स्क्वायर माइनस का 24B स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 10AB बचेगा। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 24, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, 24B इक्वल्स टू 10 आपका ए हो जाएगा। ये होगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको। इसीलिए मैं देखिए आपको समझाने के लिए मैं इतना स्लो प्रोसेस एक एक स्टेप बताती हूँ, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, है ना। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। अब आप लोगों को इक्वेशन क्या मिल गई कि 24B इक्वल्स टू 10A। ठीक, तो आगे आपको क्या करना है कि 24B इक्वल्स टू 10A, इतना आपने सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर a अपॉन बी आपका क्या हो जाएगा, a अपॉन बी होगा आपका 24/10 हो जाएगा। इसको आप 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 24 को करेंगे तो 12 आएगा और 10 को करेंगे तो 5 आएगा। तो a आपने यहाँ पर 12 आ गया और आपका b यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना क्या था, आपको आयत का क्षेत्रफल बताना था। ये आपका आयत दिया गया था, ये आपका आयत दिया गया था ना, a b C और D, ये आयत था। इसको मैंने स्मॉल ए माना था, इसको मैंने स्मॉल बी माना था। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई AB और चौड़ाई BC। लंबाई को मैंने ए माना था स्मॉल ए, चौड़ाई को मैंने स्मॉल बी माना था। ये मेरा क्षेत्रफल था, यानी कि कैपिटल ए मैं इसको लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आपका स्मॉल ए क्या आया 12 आया, स्मॉल बी क्या आया आपका 5 आया। तो 12 पंचे कितना होता है 60 होता है, यानी कि आपके आयत जो ABCD है इनके क्षेत्रफल कितना आया 60 वर्ग इकाई आया। इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपसे कि यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बस आपको क्या करना है कि आपको शंकु का आयतन पता होना चाहिए। शंकु आप लोग देखे होंगे,
तो अगर आप लोगों में से किसी ने शंकु नहीं देखा है तो बर्थडे पार्टी देखी होगी। बर्थडे पार्टी में ना आप लोगों ने बर्थडे बॉय को देखा होगा। बर्थडे बॉय जो होता है आपका कुछ इस तरीके से बहुत खुश रहता है उस दिन, और एक टोपी लगाया रहता है इस तरीके का, है ना, यहाँ पर अच्छे से डेकोरेट रहता है। तो यही है आपका शंकु, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को शंकु का आयतन बस पता होना चाहिए, बाकी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो शंकु का आयतन होता है वो क्या होता है? शंकु का आयतन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि आपको ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। मैंने शंकु 1 है उसको ऊंचाई को h1 मान लिया और शंकु 2 की ऊंचाई को h2 मान लिया। तो यानी कि h1 रेशियो आपका h2 कितना दिया है? ये आपको दिया गया है ऑलरेडी 1:4 दिया गया है। ठीक है, व्यासों में अनुपात यानी कि 2r1:2r2 का अनुपात आपको 4:5 दिया गया है। तो यहाँ से मैं r1 अनुपात r2 निकाल सकती हूँ ना, तो यहाँ पर क्या होगा? 4/2 होगा और ये आपका 5/2 होगा। अब आप लोगों को शंकु का आयतनों का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि आयतन 1 a1 मान लीजिए, आयतन 2 यानी कि a2 मान लीजिए। ठीक है, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1। ठीक है, ये होगा ना पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या होगा? 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। ठीक है, यही होगा ना। अब आप लोग इसमें वैल्यू पुट करिए। 1/3 पाई से 1/3 पाई आप लोग आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपका बचा क्या? r1 स्क्वायर h1, यहाँ पर क्या बचा? r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर h2, यही बचा ना। r1 स्क्वायर आप लोग करिए, r1 आपको पता है 4/2 का होल स्क्वायर इंटू h1 आपकी कितनी है? h1 आप लोग देखिए 1 दी गई है आप लोगों को। ठीक है, अपॉन क्या होगा? नीचे क्या होगा आपका? r2 का स्क्वायर। r2 आपकी कितनी है? ये रही आपकी r2, 5/2 आपकी r2 है। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर होगा इंटू आपका h2 कितना है? h2 आपका ये देखो आपको 4 दिख रहा है ना, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इतना ये चीज़ यहाँ तक मिल गई। अब आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो आप सॉल्व करिए इसको, तो क्या होगा आपका सॉल्व करने पर? मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देती हूँ, स्पेस नहीं उतना। ठीक है, 4/2 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16/4 आ जाएगा। इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है। नीचे क्या होगा? 25/4 हो जाएगा इंटू आपका 4 ऑलरेडी दिया है। ठीक है, यही होगा ना। 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 16/25 चौका 100 बचेगा। और आपको सॉल्व करना है इसको, तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या होगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौका 16 और 4 से ये 25 बार आपका कट जाएगा। तो आपका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 4:25 बना आपकी आयतनों का अनुपात। इसीलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपसे कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो आपको प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत यहाँ पर बताना है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको अभाज्य संख्याएं पता हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से और स्वयं से कटें, इसके अतिरिक्त वो किसी और संख्या से विभाजित ना हो, तो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं या फिर इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कि आपने क्या समझा कि जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। या फिर आप इसे ये कह सकते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड 1 हो और वो स्वयं संख्या हो, उसके अलावा उसका कोई और गुणनखंड ना हो, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। आप लोगों को पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। ठीक है, तो आपके 2 के अलावा आपको यहाँ पर 9 प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। तो 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पहला आपका 2 है, 2 के बाद आपका 3 आता है, तो 3 आपका जो है एक प्राकृतिक अभाज्य संख्या है। 3 के बाद आपका 4 बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज 4 आपका 1 से भी कटता है और आपका किससे कटता है? 1 के अलावा आपका 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, इसीलिए आपका 4 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। 5 के बाद आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, आपका 6 नहीं होगा, 7 होगा। 7 के बाद आपका क्या होगा? 11 होगा। 11 के बाद आपका क्या होगा? 13 होगा। 13 के बाद आपका क्या होगा? 17 होगा। ठीक,
17 के अलावा आपका यहाँ पर क्या होगा, 19 होगा। 19 के बाद आपका क्या होगा, 19 के बाद आपको 23 होगा। ठीक है, क्रम से लिखनी है आपको। अब आपको 9 यहाँ पर छाड़नी थी, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई ना। अब आपको क्या करना है, औसत पूछा गया, तो आप लोगों को औसत पता है ना कि औसत कैसे फाइंड आउट करते हैं। औसत के लिए हम इन सब को जोड़ देते हैं और नीचे भाग लगाते हैं जितनी संख्याएं हैं उनसे, मतलब जितने आपके नंबर्स हैं उनसे भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं औसत के लिए लिख देती हूँ, औसत इक्वल्स टू 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + आपका 23 डिवाइडेड बाई 9 होगा, क्योंकि आप 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत फाइंड आउट कर रहे हैं, तो भाई 9 नीचे हो जाएगा। ठीक, अब इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 100 बनता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो 100 होता है। ओके, डिवाइडेड बाई 9। आप लोगों को ऑप्शन 4 दिख रहा होगा, ऑप्शन 4 आपका मैच हो रहा है। लेकिन आपका एग्जाम में जो है इसको 100/9 को आपका दिया गया है 11 सही 1/9, तो इसको हम, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि √2916 = 54, तब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको करना क्या है, इस वैल्यू को लिख लेना है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। √2916 प्लस √0.2916 प्लस √0.002916 प्लस √0.00002916। ठीक है, आपको इसको लिख लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपको दिया क्या गया है, आपको जो है √2916 = 54 दिया गया है। आपको सारी की सारी ये जो दिए गए हैं अंडर रूट में वैल्यूज़, इसको इसी फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में बनाना बहुत आसान है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2916/100 लिख सकते हैं। इसको जब आप पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर 2916 जब आप पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका जो है 4 बार 0 आएगा। ठीक है, आएगा ना, यही आएगा आपका। फिर अगला आपका जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 2916, 0 कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है। तो 2916/0 कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको 2916 की वैल्यू पता है कितनी है, √2916 की वैल्यू होती है आपकी 54, आपको दिया गया है। वहीं आपका 100 का स्क्वायर, 100 जो होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका स्क्वायर रूट होता है आपका 10 का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 10 लिख लेंगे। फिर 2916 आपका कितना है, 54 इसकी वैल्यू है। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, यानी कि ये 100 का स्क्वायर दिया गया है आपको। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, 54 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 3 बार 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 54 यहाँ पर कितनी बार 0 आएगा, 1 2 3 4 बार 0 आएगा। ठीक है, 4 बार 0 आ गया। अब आप लोगों को करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 5.4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0.54 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 0.3 अंक में लिखना होगा इसको, तो 0.054 होगा। इसको आपको 4 अंक में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 0.0054 होगा, यही होगा ना। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन सबको जोड़ने पर जो आपका आंसर आएगा फाइनली, वो आपका आता है 5.9994। ठीक है, 5.9994 ये आता है आपका फाइनल आंसर। तो आपका ये कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन ये तरीका आपका ऐसा है जिसमें आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग जो है इस मेथड को समझे होंगे, और आप लोग इसी मेथड से किया करिए। बस इसको थोड़ा सा स्टेप कम कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात 5:8 है, तब संख्या ज्ञात कीजिए।
तो जो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है पहले आप उसको लिख लीजिए। आपको क्या क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 98 आपको ऑलरेडी दी रखी है क्वेश्चन में। a/v हमने a जो है पहली संख्या मानी है, b हमने दूसरी और c हमने तीसरी संख्या मानी है। तो a/v आपको दिया गया है बिकॉज आपको पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 2:3 दिया गया है। एंड आपको b/c यानी कि दूसरी एंड तीसरी संख्या के बीच जो रेशियो वो आपका 5:8 दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 98 दिया गया है। तो आपको ये जो आपका दिया गया है इसको a, b और c के फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग a/b/c निकालना जानते होंगे, तो मैं यहाँ पर a/b/c निकालती हूँ। ठीक है, a/b और यहाँ पर b/c लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, a/b आपका क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। b/c आपका क्या दिया गया है, 5 आपका कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 10 के अलावा यहाँ पर इसटू क्या आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 5 या 15 होता है। फिर क्या करते हैं, आपका ये जो लिखाया गया है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 या कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 24 आ गया, यानी कि आपका a/b/c कितना आया है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 10:15:24 आपका आया हुआ है। ठीक, जब आप इसको जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी क्या होगा आपका, 10 प्लस 15 प्लस आपका 24 यूनिट होगा। ठीक है, ये यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 4 9 यानी कि 9। यहाँ पर कितना होगा, 2 और 1 3 और 1 4 यानी कि 49 आया। तो यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी आपका 49 यूनिट आया, जबकि आपका दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी 98 है। तो आप क्या करेंगे, 49 यूनिट को 98 के बराबर करेंगे, यानी कि आपकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आई, 2 आ गई। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या फाइंड किया कि एक यूनिट की वैल्यू आपकी 2 आई हुई है। आपसे पूछा गया किया गया था दूसरी संख्या, यहाँ पर आपकी पहली संख्या क्या है, 10 यूनिट है। पहली संख्या आपकी 10 यूनिट है, यानी कि 10 इंटू एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी कि 10 दूनी 20 हो जाएगी पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या a थी। दूसरी संख्या आपने b मानी थी जो कि आपकी 15 यूनिट थी। 15 यूनिट का मतलब क्या है, 15 इंटू आपका 2 कितना होगा, 30 हो जाएगा। तीसरी संख्या c है जो कि आपकी कितनी है, आपको क्या करना होगा कि 98 से माइनस कर देना है। 98 से आपको 20 प्लस 30 को माइनस कर देना है। तो कितना आएगा, जब आप इसको 98 से घटाएंगे, 98 माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो आएगा आपका, तो आपकी तीसरी वैल्यू क्या आई थी, 98 माइनस आपका कितना था, 98 माइनस 50 था, तो आपका कितना आएगा, 48 आएगा। लेकिन आपसे दूसरी संख्या पूछी गई थी, तो दूसरी संख्या आपकी क्या आई थी, 30 आई थी, इसीलिए आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित है तो उसका परिमाप है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि परिमाप क्या होता है। जैसे आपका ये यहाँ पर वर्ग दिया गया है, ये आपका 4 है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बराबर होता है वर्ग है। तो इसका परिमाप क्या होगा, ये आपका होगा 4 + 4 + 4। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि 4 चौका 16 हो जाएगा। ये आपका परिमाप हो जाएगा। मान के चलिए आपको कोई ऐसी इस तरीके से कोई राशि दी गई है, ये आपकी मतलब इस तरीके से आपको दिया गया है। ये आपको यहाँ पर दिया गया है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। अब पूछा जाए आपसे कि इसका परिमाप क्या होगा, तो क्या होगा, इसका परिमाप होगा 2 + 3 + 6 प्लस आपका 7 हो जाएगा। ये आपका परिमाप होता है। तो ऐसे ही आपसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंदर एक समषट्भुज विनिर्मित है तो उसका परिमाप है। ठीक, पहले तो इसको बना देती हूँ कि आपका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। r त्रिज्या का आपने वृत्त बनाया, ये आपका जो है वृत्त बन गया। ठीक, अब आपको इसके अंदर एक समषट्भुज विनिर्मित करना है। तो समषट्भुज किस तरीके से बनता है, देखिए बीटेक वालों का डायग्राम बनाने वाला जो पोर्शन है वो बहुत गंदा होता है, तो आप लोग डायग्राम को मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका समषट्भुज बनेगा एक। ठीक है, ये आपका समषट्भुज है। इसको मैं फिर से बना देती हूँ, इस तरीके से। ठीक, ये समषट्भुज बन गया। अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, इसको इससे मिलाइए आप लोग,
इसको आप लोग इससे मिला दीजिए और इसको फाइनली इससे मिला दीजिए। ठीक, ये आपका समषटभुज बन गया। यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये आपका वृत्त था, तो ये क्या होगा, आपका रेडियस होगा, ये आपका आर हो जाएगा। ये भी आपकी आर होगी बिकॉज ये रेडियस है, ये वाली भी आपकी रेडियस है, तो ये वाली भी आपकी आर हो जाएगी। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही। ये पूरा कोण आप सभी को पता होगा कि ये जो पूरा कोण होता है ये आपका 360 है। ये क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये ए मान लीजिए इसको आप, और इसको आप लोग जो है केंद्र को जो है ओ मान लीजिए, ओ, और इसको मान लीजिए सी मान लीजिए। ठीक है, जब आप इस देखेंगे कि आपका जो कोण है ए ओ सी क्या होगा, तो ए ओ सी के लिए आप किस तरीके से निकालेंगे, कोण ए ओ सी 360 डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा, डिवाइडेड बाई आपका 6 हो जाएगा। क्यों होगा 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 60 डिग्री आ गया। ये आपका जो कोण है ये आपका कोण ए ओ सी, इसकी वैल्यू आपको 60 डिग्री यहाँ पर आ गई। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आप लोग इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए ओ सी में देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ कि त्रिभुज ए ओ सी में आपका जो कोण ए ओ सी है वो आपका 60 डिग्री आया। अब आप लोग इस त्रिभुज में देखिए तो कोण ए ओ सी प्लस कोण ओ ए सी प्लस कोण ए सी ओ इक्वल्स टू आपका क्या होगा, ये आपका त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ ये वाला कोण दिया गया है 60 डिग्री। ठीक, बाकी का कोण ओ ए सी, ये जो ओ ए सी है इसको आप x मान लीजिए और इसको भी आप लोग x मान लीजिए, तो x प्लस x हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, इक्वल्स टू आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा आपका 120 डिग्री होगा, x बराबर आपका क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये दोनों कोण आपके क्या आए, 60 डिग्री आए। ठीक है, 60 आया। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि आपका जो त्रिभुज ए ओ सी है वो आपका क्या है, त्रिभुज ए ओ सी आपका एक समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में आपको कुछ विशेषताएं पता होंगी समबाहु त्रिभुज की। अतः आपका क्या होगा कि आपका ए ओ सी और सी ए आपका क्या होगा, ये बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि आपका ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होंगी। क्यों होंगी बराबर, क्योंकि आप लोगों ने अभी यहाँ से प्रूव किया कि आपका ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये आर होगा, ये भी आपका रेडियस आर दिया गया था, ये आपका क्या होगा, ये भी आर होगा। ये आपने समबाहु त्रिभुज से फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये आपका आर आया है तो ये भी आपका आर होगा, ये भी आपका आर होगा, ये भी आपका आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो अब आप इनका परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये और ये इन सबको जोड़ देना है। तो क्या होगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि यहाँ पर परिमाप आपका 6R आ गया। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, आपको करना क्या था, बस आपको जो यहाँ पर वृत्त दिया गया था, वृत्त के अंदर आपको समषटभुज दिया गया है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कोण ए ओ सी की वैल्यू निकाली कि 60 आई। फिर आपने इस त्रिभुज में लिया, आप कोई सा भी एक त्रिभुज ले सकते हैं। मैंने जैसे ऊपर का लिया, आप नीचे का भी किसी भी तरफ का ले सकते हैं। तो मैंने एक त्रिभुज लिया, फिर मैंने उस त्रिभुज में देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो वहाँ से मैंने फाइंड आउट किया कि ये जो त्रिभुज है वो तो समबाहु बन रहा है। अब भाई समबाहु है तो आपकी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये आपकी ये जो है आपकी रेडियस है। क्यों है रेडियस, क्योंकि आप ये दो वृत्त देख रहे हैं। इस वृत्त में आप देखिए ये आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है, और ये वाली आपने फाइंड आउट कर ली समबाहु त्रिभुज से कि ये भी आपकी आ रही होगी। तो आपने परिमाप यहाँ से निकाल लिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि किसी त्रिभुज के अंतः केंद्रों को सुनिश्चित किया जाता है अभिलंबों से, कोणों के अर्धकों से, मध्यिकाओं से या भुजाओं के लंबार्धकों से। तो जो क्वेश्चन दिया है पहले तो आप उसको पढ़िए ध्यान से। ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज के अंतः केंद्रों को, पहले आपने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। ठीक, ये आपके कोण हुए त्रिभुज के। ठीक, जब आप लोग त्रिभुज के अंतः केंद्र होते हैं, अंतः केंद्र के बारे में आपको पता होगा कि अंतः केंद्र कैसे बनता है। हम लोग इस वाले से यहाँ पर चाप लगाते हैं और इस वाले से हम लोग यहाँ पर चाप लगाते हैं। इससे यहाँ चाप और इससे यहाँ चाप लगाते हैं। इससे यहाँ चाप लगेगा और इससे हम लोग यहाँ चाप लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को फिर ड्रॉ करना होता है। ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी। ठीक, फिर हम लोग इसको भी आगे डैश डैश करके ऐसे ड्रॉ करते हैं।
इस तरीके से आपका ये ड्रॉ होता है। तो ये आपका जो बनता है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका अंतः केंद्र कहलाता है। ये जो आपका जहाँ पर ये तीनों आपके प्रतिच्छेद करते हैं ये आपका अंतः केंद्र हो गया। ठीक, आपने अंतः केंद्र देखा कि अंतः केंद्र कैसे आपका बनता है। ठीक, तो अंतः केंद्र आपने जब देखा तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे अंतः केंद्र के लिए कि आपने क्या किया है। अंतः केंद्र के लिए आपने क्या जो आपके अभिलंब थे, अभिलंबों से आपने जो है इसको सुनिश्चित किया है। अभिलंबों से बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाया। आपने क्या किया है, कोणों के अर्धकों से अंतः केंद्र बनाया है। तो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कोणों के अर्धक किए हैं ना, ये अर्धक किया है, यहाँ पर चाप लगाया, इस वाले से यहाँ पर चाप लगाया, तो आपने क्या किया, कोणों का अर्धक किया है, जिस वजह से आपका जो प्रतिच्छेद बिंदु आया है उसको आपने अंतः केंद्र कहा है। ठीक, समझ गए आप इस चीज़ को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि 1001 का क्यू का मान आपको यहाँ पर बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेना है। पहले तो यहाँ पर आपको क्यूब दिया गया है, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 100। यहाँ पर इसको 1000 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1001 लिखा हुआ है, इसका होल क्यूब। आप लोगों को a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आता होगा। ठीक है, तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, और यहाँ पर क्या होगा, a + b होगा आपका। ठीक है, ये आपका a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आपको क्या करना है, a आपको जो है 1000 को मान लेना है और 1 को आपको b मान लेना है, और ऐसे ही पुट करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 का क्यूब होगा प्लस आपका 1 का क्यूब होगा प्लस 3 × 1000 होगा यहाँ पर, इंटू b आपने 1 को माना है, प्लस यहाँ पर a + b यानी कि 1000 प्लस आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे आप लोग, जब इसको करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 10003003001, ये आपका जो है फाइनल आंसर आएगा। ठीक, ये चीज़ आप लोग समझ गए हैं कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 1001 की जगह 1002 का होल क्यूब पूछा जाए तो भी आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आप इनको आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा, आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, आप मान लीजिए कि हमने वो संख्या जो है x मान ली। ठीक है, तो x का 20% आप लोग यहाँ पर फाइंड करिए कि x का 20% आपको 120 दिया गया है। ठीक है, ये तो आपको दिया गया है, आप लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, x = 2 पंचे 10 आएगा, 12 पंचे 60 होगा, यानी कि आपकी जो x है वो संख्या है वो आपका कितना आएगा, 600 आ गया। अब उसी संख्या का 120% आपको निकालना है। उसी संख्या का मतलब है ये जो संख्या है इसी का, ये जो संख्या है 600, इसका आपको क्या निकालना है, 120% निकालना है। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 12 × 72 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 720 आया। आंसर नंबर 4 आपका, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे छोटी जो भिन्न है वो कौन सी है। आपको बताना है कि इनमें सबसे छोटी भिन्न जो है आपकी कौन सी है, 6/11, 13/18, 15/22 या फिर 19/36 या 5/6। ठीक, तो आप लोग किस तरीके से करते हैं, आप लोग को करना क्या है कि 6/11 की वैल्यू पहले लिखनी है। इनको जब आप करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, 0.54 आएगा। ठीक है, जब आप 13/18 को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका आता है 0.72 आएगा। ठीक है, जब 15/22 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15/22 को सॉल्व करने पर 0.68 आएगा। ठीक है, फिर है आपका 19/36। 19/36 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.52 आएगा, और जब 5/6 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5/6 को सॉल्व करने पर 0.83 आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न, ठीक है, इनमें से सबसे छोटी भिन्न आपको कौन सी दिख रही है। आप लोग यहाँ पर आराम से बता सकते हैं कि आपकी सबसे छोटी जो होगी वो आपका यहाँ पर ये वाली वैल्यू दिख रही है, यानी कि 19/36 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लोग 4th वाला ऑप्शन एकदम सही कर देंगे। ठीक है,
तो आज का वीडियो यहीं तक था, ये पार्ट 1 था। बाकी के क्वेश्चन का और रीजनिंग वाले का मैं पार्ट 2 में सॉल्व करवाऊंगी आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर दे के जाएँ चैनल पर। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई कॉमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बने रहिए नैंसू क्लासेस पर। थैंक यू।